हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। यहां जैसे आप देखेंगे हमारे पास जो चैप्टर है आज वो है क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, एग्जाम पैक का लास्ट चैप्टर। एग्जाम पैक में हम लोगों ने बढ़िया मजे से सभी चैप्टर्स जो हैं उन्हें डिस्कस किया, बहुत अच्छे से इन डिटेल डिस्कस किया, जिसमें हमने क्या देखा, जिसमें हमने देखा, एनालाइज किया, समझा पड़ा कि कैसे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कैसे लिखा जाना है। ठीक है, एक स्नैप रिकैप हो जाता था। तो बढ़िया मजेदार रही सीरीज, रही नहीं रही ये बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज हमारे पास में जो लास्ट चैप्टर है वो लास्ट चैप्टर कौन सा है? आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। अब जैसे ही मैंने ये शब्द कहा कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, आप लोग मुझे इस तरह से देख रहे होंगे ये क्या कह दिया। लेकिन बिलीव मी, इंटरेस्टिंग नहीं कहेंगे लेकिन बहुत सटल्ड चैप्टर है। कैसे? क्योंकि या तो आपको समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या बोला गया है, और एक बार अगर ये समझ में आ गया, आपने अगर वो नाड़ी पकड़ ली क्या कि चैप्टर का पैटर्न किस तरफ जा रहा है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या कहना चाह रहा है, तो आपको बहुत सॉर्टेड लगेगा, बहुत सटल्ड चैप्टर लगेगा ये। ठीक है, तो उसी उम्मीद के साथ में हम कूद पड़ते हैं आज के इस एग्जाम पैक में, जहां पर हम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ फन। फाइन। इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है कि टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां से आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी कब कौन सा सेशन आने वाला है, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, साथ ही साथ हम जुड़े भी रहेंगे ना उससे, और साथ ही साथ आपको अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड करना है, क्योंकि यहां पे आपको ढेरों फीचर्स मिलेंगे। ढेरों फीचर्स में क्या है, जैसे आप देखेंगे तो आपको ढेरों फीचर्स में ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। क्या स्पेशल क्लास होती है जहां हम डाउट सॉल्व करते हैं, तो आज आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, इसी के बाद में हम डाउट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जहां आप डाउट सॉल्व कर सकते हैं, जहां आप क्या देखेंगे, ओपन हाउस सेशंस होते हैं, जहां क्या देखेंगे आपकी बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे क्विज होते हैं, पोल्स होते हैं। तो इन सभी फीचर्स को आप अनअकैडमी ऐप पर एक्सप्लोर कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग द कोड DIGRAJ Digraj. So explore all these features और अनअकैडमी ऐप एब्सोल्युटली फॉर फ्री। फाइन। अब अगर हम आगे बढ़े तो अब यहां पे कहानी क्या है, देखिए अब यहां पे कहानी कुछ इस तरह की है कि आपको पता है एग्जाम जो होना है, तो एग्जाम में आपको डिस्क्रिप्टिव लिख के आना है। डिस्क्रिप्टिव लिख के आना है तो उसमें क्या होगा, सेक्शन ABCD, जैसा सभी लेक्चर्स में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आना है, फाइन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आना है, और केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आना है। सभी तरह के सवाल आना है। अब सभी तरह के सवाल आना है तो आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है, आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है। तो यहां पे जैसे सभी तरह के सवाल आएंगे तो इन सभी तरह के सवालों में आपको बेसिकली जो आपसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो आपको अटेम्प्ट करना है। इस चैप्टर से मैप वर्क नहीं आएगा बस, क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स और सिविक्स से मैप वर्क नहीं आता है। ठीक है, तो हम उसी पैटर्न में 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए अलग से हम एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हम एक साथ करते चलेंगे। क्लियर हुआ? अब अगर हम यहां आते हैं, यहां देखिए विथ, तो ये क्या है, पहले चैप्टर में क्वेश्चंस पे कूदने से पहले मैं आपको थोड़ा वार्म अप करवा देता हूं। वार्म अप में हम बेसिकली ये देखेंगे कि लेंथ और ब्रेड्थ पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अगेन कहानी वही रहने वाली, नियम कानून कायदे वही है कि यहां सवाल स्क्रीन पर आएगा, उससे पहले आपके मन में जवाब आ जाना चाहिए, क्योंकि हम मन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इससे आपका एक रिवीजन हो जाएगा, अच्छा चैप्टर ऐसा है तो उसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन, which one of the following is the most popular form of government in the contemporary world? कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड आज की अगर हम बात करें तो कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कैटेगरी में आएगी? ठीक है, डिक्टेटरशिप, मोनार्की, मिलिट्री रूल, डेमोक्रेसी, व्हाट डू यू से? क्या लगता है आपको, क्या मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आना चाहिए? तो यहां पे डेमोक्रेसी इज द राइट आंसर। ठीक है, डेमोक्रेसी मोस्ट विजिबल है, मोस्ट पॉपुलर है, सिंपल सी चीज है, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्या है, विच फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज कॉमन इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? अब जिसे अगर आप देखोगे मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है, तो वो जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, कौन सा फीचर जो है मोस्ट कॉमन है, कौन सा फीचर मोस्ट कॉमन की कैटेगरी में आ जाएगा, कौन सा फीचर मोस्ट कॉमन की कैटेगरी में आ जाएगा? तो दे हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, दे होल्ड इलेक्शंस रेगुलरली, फाइन, दे गारंटी द राइट्स ऑफ सिटीजंस, ऑल ऑफ दीज, व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको यहां पे? तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इज अ नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। दिस मींस दैट इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन क्या एक नेसेसरी इंग्रेडिएंट हो जाता है डेमोक्रेटिक सोसाइटी का। इसका मतलब क्या है, आपको क्या समझ में आता है? तो सवाल देखो, और ये सवाल किस ऑप्शन के साथ अलाइन हो रहा है ये देखो। अगेन जवाब आपके मन में आना चाहिए। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे यहां पे गच्चा खाने वाला है। ठीक है, तो क्या है, women are actually always treated with respect. No, this is not correct. ठीक है, आप पेट्रियार्कल सोसाइटी में देखेंगे तो ट्रेडिशनली women को सबऑर्डिनेट मान के आ रहे थे।
ठीक है, तो ये गलत हो गया। इट इज नाउ इजियर फॉर वुमेन टू लीगली वेज स्ट्रगल, ठीक है, स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स। Equal treatment of women is necessary ingredient of democratic society. This means that now it is easier for women to legally wage struggle for their rights. ठीक है, अलाइन हो रहा है, लेकिन सारे पढ़ो। Most societies across the world are now increasingly women dominated. नहीं, again this is wrong. Women are now treated as equals in political arena. ठीक है, तो equal treatment of women जो है उससे अगर आप समझोगे, ठीक है, उसे अगर आप समझोगे इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, अगर इस चीज की बात की जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि वुमेन आर नॉट ट्रीटेड एज इक्वल्स इन पॉलिटिकल एरेना। देखो ये बी भी सही लग रहा है, बी इज आल्सो अलाइन्ड विद द क्वेश्चन विद द स्टेटमेंट, लेकिन यू हैव टू चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर एंड द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन डी। एग्री करोगे मेरे साथ? तो ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर, क्योंकि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन के कंटेक्स्ट में बात की जा रही है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन डी को हम यहां कर सकते हैं टिक। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन अदर नॉन डेमोक्रेटिक बिकॉज, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर क्यों है, ये बताइए आप। तो बिकॉज इट इज अ लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सही बात है, लेजिटिमेट है इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आप कहोगे कि ऑप्शन ए सही हो सकता है। आगे देखते हैं, ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑल ओवर द यूरोप, ऑल ओवर द यूरोप नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, इट लीड्स टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज, इट इंश्योर्स फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ हो ये गारंटी नहीं है। इट लीड्स टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज, ये भी सही नहीं है, क्योंकि इनइक्वालिटी देखने को मिलती है आपको। ठीक है, लेकिन अगर आप बात की जाए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इट इज द पीपल्स ओन गवर्नमेंट, ठीक है, जनता की खुद की सरकार है वो। तो यहां पे आप क्या देखेंगे, ऑप्शन ए इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, ऑप्शन ए इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, विच फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, आइडेंटिफाई। इनमें से कौन सा फैक्टर जो है एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मिसिंग होता है, विच फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कौन सा फैक्टर मिसिंग है, तो एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, इफेक्टिवनेस, ऑल ऑफ दीज। देखो एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट हो सकती है, वो इफेक्टिव भी हो सकती है, लेकिन वो कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं होगी। ट्रांसपेरेंट साइंस में पढ़ा है आपने, ट्रांसपेरेंसी, ओपेक, ठीक है, ट्रांसलूजेंट वगैरह वगैरह कुछ पढ़ते हो ना। तो ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या है कि पारदर्शिता हो, कि जो अंदर चल रहा है सरकार के वो बाहर खड़े लोगों को जानकारी हो उस चीज की। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अवेलेबल होगी ये ट्रांसपेरेंसी, लेकिन जब नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की जाएगी तो ये ट्रांसपेरेंसी वहां अवेलेबल नहीं होगी। तो इस सेंस में, इस कंटेक्स्ट में, इस सेंस में और इस कंटेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ट्रांसपेरेंसी। ऑप्शन बी ट्रांसपेरेंसी इज द राइट आंसर, क्योंकि दिस इज ऑफन मिसिंग इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये रहा, व्हाट इज प्रमोटेड मच सुपीरियरली बाय डेमोक्रेसी देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, किसी और एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अपेक्षाकृत अगर जैसा देखा जाए तो किस चीज को क्या किया जाता है, व्हाट इज प्रमोटेड मच सुपीरियरली, किस चीज को ज्यादा सुपीरियरली क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। देखो यहां पे, तो व्हाट इज प्रमोटेड मच सुपीरियरली बाय डेमोक्रेसी देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, इकोनॉमिक इक्वालिटी, नन ऑफ दीज। तो यहां पे जैसे अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन भी है, लास्ट वाला टॉपिक भी है, कि हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ में डेमोक्रेसी पीछे रह जाए, हो सकता है क्या है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी में डेमोक्रेसी पीछे रह जाए, लेकिन एक ऐसा पैरामीटर है जहां पे डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर एनी अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, एंड दैट पॉइंट इज डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, तो जब इंडिविजुअल्स की डिग्निटी, इंडिविजुअल्स की फ्रीडम की बात आती है, तब डेमोक्रेसी स्टैंड्स लाइक माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो, एक और आया, फटाफट मन में आंसर आना चाहिए आपके, क्या है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज डेमोक्रेसी नॉट प्रिफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप। ठीक है, इनमें से, ठीक है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज डेमोक्रेसी नॉट प्रिफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप के ऊपर प्रिफर इनमें से किसमें नहीं की जाती। देखो बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया। तो बांग्लादेश में भी डेमोक्रेसी को प्रेफर किया जाता है, श्रीलंका में भी, इंडिया में भी, लेकिन पाकिस्तान एकमात्र हमारा ऐसा प्यारा पड़ोसी देश है जहां आपको क्या देखने को मिलता है कि वो लोग डेमोक्रेसी के ऊपर डिक्टेटरशिप को प्रेफर करते हैं, उन्हें डिक्टेटर ज्यादा पसंद आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल देखिए क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ दीज डू नॉट
होल्ड ट्रू फॉर नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स पढ़ो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ दीज डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स। नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स के लिए किनमें से क्या सही नहीं है। अगर देखो एमसीक्यू तो वैसे टर्म 2 में आना नहीं है, तो जस्ट वार्म अप के लिए है, लेकिन एमसीक्यूज में हमेशा मैंने आपको टर्म 1 में जो सिखाया था, क्या सिखाया था कि हमेशा ये नॉट, डू नॉट, ये शब्द जो है ना, ये क्या है, ये पूरा सार लेके चलते हैं, तो इसको ध्यान रखा करो। चलो आ जाओ जरा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, दीज डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट पब्लिक ओपिनियंस। जी हाँ, सही बात है, ठीक है। क्या होता है कि यहाँ पे डू नॉट ट्रू पता करना है हमें, डू नॉट ट्रू, तो यहाँ पे ये बात तो सही है कि उन्हें क्या करना पड़ता, कोई पब्लिक ओपिनियन से मतलब नहीं, जनता जो भी सोचते रहे, डिक्टेटर का जब मन होगा वो होना है। ठीक है, दीज टेक लेस टाइम एट अराइविंग एट अ डिसीजन। ठीक है, ये भी बात सही है, फटाफट रात में जो मन हुआ वो डिसीजन लिया, सुबह इंप्लीमेंट कर दिया डिक्टेटरशिप में। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिग्निटी हैज लीगल फोर्स। नहीं, इंडिविजुअल डिग्निटी का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। डिग्निटी, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू इंडिविजुअल डिग्निटी एंड फ्रीडम। डिक्टेटरशिप में तो क्या है, डेमोक्रेसी मतलब डिक्टेटरशिप वगैरह में इंडिविजुअल डिग्निटी, इंडिविजुअल फ्रीडम, इन सारी चीजों की बात ही नहीं की जाती है। ठीक है, इन सारी चीजों पे कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता, वजन ही नहीं होता है। ठीक, these often suppress internal social differences. फाइन, अगला क्या है, these often suppress internal social differences. क्या है इंटरनल सोशल डिफरेंसेस, तो इस चीज को ध्यान दो, ये बात भी सही है कि क्या यहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स में इंटरनल सोशल डिफरेंसेस को सप्रेस कर दिया जाता है। तो बात जो पूछी जा रही है क्या कि विच डू नॉट होल्ड ट्रू, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डू नॉट होल्ड ट्रू में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यू टू लेसर करप्शन। नहीं, करप्शन तो है डेमोक्रेसी में भर के। इट इंश्योर्स हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या डेमोक्रेसी हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करता है? करता है, लेकिन डिक्टेटरशिप उससे ज्यादा कर देता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इट इज रूल बाय मेजोरिटी, देयरफॉर इट इज अ गुड गवर्नमेंट, ऐसा भी नहीं है। इट रिस्पेक्ट्स द इंडिविजुअल डिग्निटी ऑफ सिटीजंस। क्या लगता है आपको, व्हाट डू यू से? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट्स में कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन है। जैसे मेजोरिटी रूल होगा तो इसका मतलब ये नहीं हमेशा गुड गवर्नमेंट होगी। कभी कभी श्रीलंका का केस देख लो, श्रीलंका के केस में आपने क्या देखा था टर्म 1 के चैप्टर में पावर शेयरिंग में, कि वहां मेजोरिटी रूल था, लेकिन वो मेजोरिटी क्या करती थी, अत्याचार कर देती थी। ठीक है, तो उस तरह से यहां पे आपको पता करना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डेमोक्रेसी। ऑप्शन डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ऑप्शन डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये देखो, क्वेश्चन ये है, टू मेजर डेमोक्रेसीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस वुड वन लुक फॉर। ठीक है, मतलब आप अगर बात करते हैं किस चीज की, टू मेजर डेमोक्रेसीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस वुड वन लुक फॉर। क्या हो रहा है यहाँ पे, रेगुलर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात की जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहली चीज ये होती है कि आंसर पर कूदने से पहले आप क्वेश्चन समझ लो। तो टू मेजर डेमोक्रेसीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम्स, आप अलग अलग आउटकम रख सकते हैं, पॉलिटिकल आउटकम, इकोनॉमिक आउटकम, सोशल आउटकम। ठीक है, तो अगर आप वहां पे डेमोक्रेसी को मेजर करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस वुड वन लुक फॉर, आप किन प्रैक्टिसेस, किन इंस्टीट्यूशंस की तरफ देखेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना चाहिए, सही बात है। ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज होना चाहिए। ये आप एक्सपेक्ट करते हो कि डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस दीज आउटकम्स। जो लोग पूछते हैं ना कि सर ये चैप्टर समझ में नहीं आया, क्या कहानी है, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, पूरा चैप्टर इस चीज पे है कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम डेमोक्रेसी। ठीक है, व्हाट आउटकम्स आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम डेमोक्रेसी। तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, सिटीजंस राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव जो होगा, इट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आया? अब मैं उम्मीद करता हूं ये जो हमने वार्म अप में 8-10 क्वेश्चन उठा के लाए, तो इन क्वेश्चंस में मैक्सिमम आपके सही गए हो। कितने सही जाते हैं, कितने नहीं, ये सब कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। देखो हम ऐसे इस तरह से टू वे कनेक्टेड होंगे कि आप बताते रहोगे तो मुझे पता चलता रहेगा। फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में, क्या कि एंड तक आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि आखिरकार चैप्टर में है क्या। मैंने जो बोला था ना चैप्टर इंटरेस्टिंग है, तो बच्चे ऐसे देखते हैं कि इंटरेस्टिंग कैसे हो गया, समझ में आ जाएगा तो इंटरेस्टिंग है, समझ में आ जाएगा तो इंटरेस्टिंग है। उसमें समझ में क्या आना चाहिए और वो मैं आपको बताता हूं। देखो, तो असेसमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इज आउटकम, चैप्टर का नाम क्या है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इस चैप्टर को क्या करना है, पढ़ना कैसे है, समझ में नहीं आता है कुछ। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक मूल मंत्र ध्यान रखना है कि डेमोक्रेसी एक इंसान है। मान लो जैसे मैं एक टीचर हूं, ठीक है, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आपको चैप्टर समझा दूं। ठीक है, अब मैंने चैप्टर समझाया, लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट, एंटरटेनमेंट, एंगेजमेंट, अलग अलग पैरामीटर्स पे आप क्या करोगे,
आउटकम मुझसे एक्सपेक्ट करोगे कि सर आप थोड़ा सा एंटरटेन भी कर देना, बोरिंग ना हो जाए लेक्चर, ठीक है, वो क्या है, वो आपका एक एक्सपेक्टेड आउटकम हो गया, ठीक है, उस पर क्या आउटकम मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, हाँ आप एंटरटेन हो जा रहे हो, ठीक है, लेकिन ये ऐसा थोड़ी ना कपिल शर्मा शो चल रहा है जो आपको एंटरटेन करो, ठीक है, दिगराज सिंह राजपूत शो चल रहा है। पॉइंट ये है कि क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है, वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आउटकम, ठीक है, वो आप आउटकम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। उसी तरह से क्या होता है कि जब आपने आउटकम एक्सपेक्ट किया कि हाँ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और कॉन्सेप्ट समझ में आया तो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया। अब आ जाओ जरा इधर एग्जांपल खत्म करके चैप्टर पे। तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी वही एक इंसान है मान लो, तो आप डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि डेमोक्रेसी क्या करेगी, सोशल लाइफ जो है आपकी, सोशल लाइफ में आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करेगी, वो आपके एक्सपेक्टेशंस है। तो आप ये देखते हो कि व्हाट आर द आउटकम्स प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेसी ऑन अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। समझ में आया? तो चैप्टर में यही बताया गया कि ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स, ठीक है, हाउ यू आर गोइंग टू असेस डेमोक्रेसी, व्हाट आर द रिजल्ट्स गिवन बाय डेमोक्रेसी, व्हाट आर द आउटकम्स प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेसी ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। वो क्या क्या हो सकते हैं, वो अलग अलग जो आउटकम आप एक्सपेक्ट करो, तो आप वो पॉलिटिकल आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हो, इकोनॉमिक आउटकम्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, सोशल आउटकम्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट सब में गड़बड़ हो गया, खिचड़ी बन जाती है, ठीक है। एक्सपेक्टेड मतलब क्या है कि आप क्या उम्मीद लगा कर बैठे हो। तो जैसे अगर आप यहां देखोगे तो पॉलिटिकल आउटकम क्या होता है, समझो पॉलिटिकल आउटकम की अगर बात की जाए तो पॉलिटिकल आउटकम में आप ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी आपको एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट गवर्नमेंट प्रोड्यूस करके दे, ठीक है। आप ये पॉलिटिकल आउटकम एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ डेमोक्रेसी होगी तो डेमोक्रेसी में आपको क्या मिलेगा, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट गवर्नमेंट मिलेगी, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल लेवल पे अकाउंटेबल क्या है, रिस्पॉन्सिव क्या है, लेजिटिमेट क्या, अभी आगे डिस्कस करेंगे हम। लेकिन आपको मैं वो जो एसेंस है ना चैप्टर की वो समझा रहा हूं, क्या कि असेसमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इज आउटकम्स। तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर में आपको यही देखना है कि अलग अलग एस्पेक्ट्स पे अलग अलग आउटकम्स जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी क्या अकाउंटेबल गवर्नमेंट देती है, रिस्पॉन्सिव देती है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट देती है, ये क्या होता है वो भी आगे समझा देंगे और क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है। वैसे आप इकोनॉमिक आउटकम्स क्या एक्सपेक्ट करते हो कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी से आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है या नहीं है, तो फिर वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि वेदर इकोनॉमिक ग्रोथ इज देयर और नॉट, ठीक है। आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वेदर रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी इज देयर और नॉट, ठीक है, आप ये एक्सपेक्ट कर लेते हो। समझ में आ रही है मेरी बात? अगली चीज क्या देखो, सोशल आउटकम्स की अगर हम बात करें, सोशल आउटकम्स में क्या है, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, ठीक है, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजंस। तो ये सामाजिक स्तर पे आप देखते हो कि क्या डेमोक्रेसी में जो अलग अलग भिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी है, वो अकोमोडेट होती है नहीं होती है, ठीक है। आप ये देखते हो कि क्या इंडिविजुअल्स की डिग्निटी और फ्रीडम और ये सारी चीजें इंश्योर की जाती है या नहीं की जाती है। तो ये सोशल आउटकम हो गया, ठीक है, ये सोशल आउटकम हो गया। सोशल आउटकम ऑफ व्हाट, social outcomes which you are expecting from democracy, social outcomes which you are expecting from democracy, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स पे आपको चीजों को, चैप्टर को समझते चलना है। आइए, स्वागत है आपका। वेरी शॉर्ट आंसर से यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर में ऐसा मतलब देखो क्या है, जैसे हिस्ट्री कह सकते हैं, वो आपने पढ़ा था ना, क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गया, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया हो गया। वहां पे क्या बहुत सारे कीवर्ड्स थे ऐसे जिन पे क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है। इस चैप्टर से उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने हैं उतने मैं इंक्लूड करके चल रहा हूं कि हाँ देखो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा। पहला आपसे डेमोक्रेसी पे ही पूछ दिया, डेमोक्रेसी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, क्या लिखोगे डेमोक्रेसी में? तो डेमोक्रेसी सिंपल सी चीज है, डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। इट इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। तो वो डेमोक्रेसी हो जाएगा यहाँ पे। तो डेमोक्रेसी का आंसर, ठीक है, अहिला जादू हो गया, पहले ट्रांसपेरेंसी आ गया, ये रहा, ठीक है, डेमोक्रेसी। तो चलो दोनों साथ में लेते हैं। डेमोक्रेसी जो है, तो डेमोक्रेसी में क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट formed on the basis of free and fair election. People choose their representatives through election. It is a government for the people, to the people and by the people. Simple. To the point. आपको 2 नंबर में जब देखो वही है, माथा देखो तिलक करो, भूलना मत, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स के आते हैं, 40 मार्क्स, 40 वर्ड्स में मैक्सिमम वर्ड लिमिट होती है, उतना लिखना रहता है, उससे ज्यादा लिखना नहीं है। तो यहां पे आप क्या, डेमोक्रेसी में आप सीधा से सिंपल से लिख दोगे, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट formed on the basis of free and fair elections. People choose their representatives through election. It is a government for the people, to the people and by the people. Simple straight लिखो, आगे बढ़ो। अगला, ट्रांसपेरेंसी से क्या समझ में आता है आपको बताओ। तो ट्रांसपेरेंसी से क्या समझ में आता है, ट्रांसपेरेंसी पूछा जाएगा। ट्रांसपेरेंसी मैंने अभी समझाया ना कि इधर का उधर दिख सके, तो ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होना चाहिए, पेपर नहीं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट की क्या बात होती है यहाँ पे, तो ट्रांसपेरेंसी मींस
ओपननेस, कम्युनिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट जो आप बना रहे हैं वो ओपन हो, ठीक है, वो लोगों से कम्युनिकेट कर पाए, वो अकाउंटेबल हो। अकाउंटेबल क्या होती है आगे और सवाल पूछ लूंगा उस पर मैं, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी मींस ओपननेस, कम्युनिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इट मींस द गवर्नमेंट शुड be operated in such a way that it is easy for the citizens to see what actions are performed while decision making, ठीक है। this is the crux। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या है कि आम जनता को पता हो कि सरकार क्या निर्णय ले रही है, सरकार जो निर्णय ले रही है वो आम जनता तक क्लियर हो, पारदर्शिता हो दोनों के बीच में, ठीक है। तो वो एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बनाती है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। हाउ यू नो दिस, ठीक है, कैसे है वो आपको यहां पता है। समझ में आया? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आगे अगर बात करें तो आगे क्या आता है, अकाउंटेबल, ठीक है। अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो अकाउंटेबल मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मान लो कल को क्या होता है, मैंने आपको एक जिम्मेदारी देके गया कि भैया ये मेरा सामान है संभालना, ठीक है। अब आप मैं सामान आपके भरोसे छोड़ के चले गया, अब पता लगा आया तो वो सामान पूरा अस्त व्यस्त हो चुका था, किसी ने तोड़ दिया, किसी ने चुरा के ले गए, ये सारी चीजें। तो अब मैं क्या बोलूंगा, यू वर द पर्सन हु वाज अकाउंटेबल फॉर इट, ठीक है। आप इसके लिए जवाबदेह थे, बताओ कैसे मेरा सामान खराब हुआ, ठीक है, मैं आपको पकड़ूंगा। तो वैसे क्या होता है अकाउंटेबल मतलब क्या होता है कि कौन अगर उसकी जिम्मेदारी लेगा, कौन जवाबदेह होगा, ठीक है, कौन जवाबदेह होगा। तो यहां जैसे अगर हम देखेंगे, एन अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू इट्स सिटीजंस, ठीक है। अकाउंटेबल गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, एक ऐसी सरकार जो अपने कह सकते हैं सब्जेक्ट को, अपने सिटीजंस को अकाउंटेबल होती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिसीजंस इट मेक्स एंड हैव एन ऑब्लिगेशन टू एक्सप्लेन देयर डिसीजन एंड एक्शन टू द सिटीजंस। ये अकाउंटेबल होता है। समझ में आया? अकाउंटेबल, ये डेफिनेशंस, पता है प्रॉब्लम क्या जाती है, समझ में आ जाता है। अकाउंटेबल समझ में आ गया, सर रिस्पॉन्सिव भी समझ में आ गया, लेजिटिमेट भी समझ में आ गया। लिखे क्या, ये लिखो ना। मैं आपको इसीलिए क्या होता है वेरी शॉर्ट, मैंने पहले भी समझाया आपको कि लॉन्ग आंसर्स लिखना रिलेटिवली आसान होता है, लेकिन शॉर्ट आंसर लिखने की जब बात आती है, वेरी शॉर्ट आंसर, तो प्रिसाइज लिखना पड़ता है, वहां फंस जाते हैं हम। तो हियर आर द डेफिनेशंस फॉर यू, क्राफ्टेड विद लव जस्ट फॉर यू। करना कुछ नहीं है, आपको डाउनलोड करना है तो वो पीडीएफ वगैरह मैं सारे नोट्स अपलोड कर देता हूं अनअकैडमी ऐप के कम्युनिटी सेक्शन पर, जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट उन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू इट्स सिटीजंस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिसीजंस इट मेक्स एंड हैव एन ऑब्लिगेशन टू एक्सप्लेन देयर डिसीजंस एंड एक्शंस टू द सिटीजंस। रिस्पॉन्सिव की बात आती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिस्पॉन्सिव? रिस्पॉन्सिव से क्या समझ में आता है आपको? देखो तो रिस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिव सिंपल सा मतलब ये होता है कि रिस्पॉन्ड करना। अगर मैं यहां से कुछ फेंकूंगा तो आप डॉज करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव का मतलब यहां क्या है, अ गवर्नमेंट इज सेड टू बी रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट व्हेन इट रिस्पॉन्ड्स टू द डिमांड्स ऑफ पब्लिक एंड कंसीडर्स इट वेरी मच पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब एक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव तब कहलाएगी, या फिर रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होगी व्हेन इट इज रिस्पॉन्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, डिमांड्स ऑफ द सिटीजंस। क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट इज, जो भी एक सरकार होगी तो गवर्नमेंट इज टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। तो वो लोगों की नीड के हिसाब से जब रिस्पॉन्ड करेगी तो रिस्पॉन्सिव कहलाएगी, सिंपल, ठीक है। अब अगला सवाल आता है लेजिटिमेट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू से, व्हाट शुड बी द डेफिनेशन फॉर लेजिटिमेट? लेजिटिमेट वर्ड की एक लेजिटिमेट डेफिनेशन दे दो, बताओ। लेजिटिमेट वर्ड की एक लेजिटिमेट डेफिनेशन दे दो, समझ में आ रहा है कुछ? मतलब लेजिटिमेट का मतलब ये होता है कि कह सकते हैं बैकिंग क्या है, बैकिंग क्या है। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। हाउ? तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट बिकॉज इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, ठीक है। एक डेमोक्रेसी में जो सरकार होती है वो लेजिटिमेट इसलिए होती है क्योंकि उसे जनता ने खुद चुना है। फाइन, एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे जब चैप्टर समझाया तो मैंने बहुत अच्छे से सिर्फ फोड़ फोड़ के अच्छे अच्छे एग्जांपल से समझाया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप चैप्टर पढ़ चुके हो, कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन जो है वो आप पढ़ चुके हो। यहां जैसे अगर देखा जाए तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब क्या है? लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट वेयर ऑल द लॉज ऑफ कंट्री आर इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल इट्स सिटीजन एंड पीपल, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहां पे, आपको इस चीज को समझना होगा। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट वेयर ऑल द लॉज ऑफ कंट्री आर इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल इट्स सिटीजंस एंड पीपल, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये मतलब ये जो दो लाइन है, ये दो लाइन पूरा का पूरा सार समझाती है लेजिटिमेट गवर्नमेंट का। मतलब जनता की खुद की गवर्नमेंट, जहां पे क्या देख रहे हो, सारे लॉज वगैरह इक्वली एप्लीकेबल है सब सिटीजंस के ऊपर, क्योंकि वो लोगों ने खुद चुनी है सरकार। मतलब ऐसा रहता ना कि अब अच्छी हो बुरी हो हमने ही चुनी, हमारे को ही डील करना होगा उससे। तो लेजिटिमेट मतलब कि उस चीज के पीछे बैकिंग किसकी है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट क्यों होती, चाहे वो इफेक्टिव हो ना हो,
करप्ट हो या ना हो, लेकिन वो लेजिटिमेट होती है क्योंकि जनता ने खुद चुना है। तो जैसी भी है, ठीक है, टेढ़ा है मगर मेरा है, उस टाइप से, ठीक है, वो वाली कहानी रहती है यहाँ पे। चलिए, तो वेरी शॉर्ट आंसर के बाद में हम आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है, अगेन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कितने नंबर के आएंगे? 3 नंबर के आएंगे। कंसेप्ट हमारा क्या रहेगा? माथा देखो तिलक लगाओ। तो मतलब 3 नंबर का सवाल है तो आपको 3 पॉइंट मिनिमम लेना है। अब सुनो मेरी बात, ये यहां से कहानी वही चालू होती है कि सर हर क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि एक जैसा आंसर लिख दे, हर क्वेश्चन एक जैसा, मतलब आप बोलते हो क्वेश्चन बहरूपिया होता है, यहां तो हमें ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चन एक ही रूप में आ गए, है ना, होता है ना इस चैप्टर में। तो देखो मैंने आपको निंजा टेक्निक स्टार्टिंग में ही बता दी, क्या कि आंख बंद करना और ध्यान रखना कि व्हाट आर द आउटकम्स व्हिच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेसी ऑन वेरियस डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है, वो पॉलिटिकल आउटकम की जब आप बात करोगे, तो पॉलिटिकल आउटकम की जब आप बात करोगे तो आपको वहां समझ में आएगा कि हाँ, डेमोक्रेसी से हम क्या पॉलिटिकल आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं। डेमोक्रेसी से हम पॉलिटिकल आउटकम में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अकाउंटेबल, लेजिटिमेट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो वही अकाउंटेबल, लेजिटिमेट, रिस्पॉन्सिव के इर्द गिर्द ही पॉलिटिकल एस्पेक्ट का क्वेश्चन बनेगा तो पूछा जाएगा। जैसे ये बना, नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग and implementation. Do you think with this feature of non-democratic government it is better government than the than other government? Explain. मतलब अब आपको क्या है, जैसे आपने देखा कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आप जानते हैं। जब आप अकाउंटेबल गवर्नमेंट वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको वहां एक चीज ये भी समझ में आती है कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट अकाउंटेबल जरूर होगी, जवाबदेह जरूर होगी जनता को, लेकिन उस जवाबदेह का क्या हम अचार डालेंगे? क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा डिले करती है डिसीजंस लेने में। ठीक है, और उसी को जब आप कंपेयर करोगे नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर वेरी फास्ट व्हेन इट कम्स टू टेकिंग डिसीजन। ठीक है, तो हम सवाल क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि डू यू थिंक with this feature of non-democratic government is a better government than other form of government? क्या इस फीचर के चलते कि नॉन डेमोक्रेटिक क्योंकि तेज होती है तो तेज है तो इसलिए बेहतर होगी, क्या आप ये प्रूव कर सकते हो? तो अब आपको यहाँ पे आंसर वही लिखना रहेगा, अकाउंटेबल के कनेक्शन में लिखना रहेगा कि हाँ क्या होता है। जैसे पॉइंट्स आप इस तरह से लिख सकते हैं कि हाँ मान लिया नॉन डेमोक्रेटिक क्या है, डिसीजंस फास्ट ले लेगी, लेकिन वो डिसीजंस सही हो इसकी गारंटी नहीं है। कंपेयर करोगे अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, जैसे डेमोक्रेसी से, तो डिबेट और डिस्कशन के बाद जो डिसीजन निकल के आता है तो इट इज वाइडली एक्सेप्टेड बाय द पीपल, क्योंकि वो जनता की खुद की सरकार ने लिया है और वो क्या है, एक डेलिबरेटेड डिबेटेड क्या होगा, डिसीजन होगा। ठीक है, तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन क्विकली बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय ऑल। क्यों? क्योंकि हर इंसान उस नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के डिसीजन को क्यों एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि हर इंसान उस नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का पार्ट भी नहीं है। लेकिन डेमोक्रेटिक में तो ऐसा होता है ना कि हर इंसान ने चुनी हुई सरकार है तो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। समझ में आया? ठीक है, एज नो प्रोसीजर हैज बीन फॉलोड हियर। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब भी डिसीजन लेगी कोई प्रोसीजर नहीं होगा, डिक्टेटर को जो ठीक लगेगा वो रात में वैसा डिसीजन ले लेगा। ठीक है, फिर क्या होता है, सिटीजंस हैज द राइट टू नो द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, दिस फैक्टर वुड ऑफन बी मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जैसे क्या होता है, आप क्या देखते हैं कि जो कहा जा रहा है ना कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ट्रांसपेरेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पॉलिटिकल आउटकम की बात करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि सिटीजंस खुद पार्टिसिपेट करते हैं। कहां? डेमोक्रेटिक सिस्टम में। नॉन डेमोक्रेटिक में सिटीजंस तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे, तो माना कि वो फास्ट होगी, ठीक है, फास्ट होगी, लेकिन वो डिसीजन सबके द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे आप क्या देखेंगे कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो प्रोसेस होती है डिसीजन मेकिंग की, उसमें क्योंकि लोग पार्टिसिपेट नहीं करे तो लोग, वही वाली बात है ना, जहां आपकी इज्जत नहीं हो वहां आप क्यों जाओगे? सिंपल सी चीज। तो वही यहां पे भी हुआ कि जब लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया नॉन डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो वो क्यों उस डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगे? ठीक है, फिर भले ही फास्ट ले लो, आप रातों रात ले लो वो डिसीजन। ठीक है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। ठीक है, दिस मे लीड टू डिलेज बट द डिसीजन टेकन विल बी मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव। माना कि डेमोक्रेसी में थोड़ा सा डिलेज होते हैं, लेकिन जो डिसीजन लिया जाता है वो और ज्यादा एक्सेप्टेबल होता है, वो और ज्यादा क्या होता है, क्योंकि आम जनता जो है ना, आम जनता इस चीज में बिलीव करती है कि नॉन डेमोक्रेटिक में तो हमारा कोई हक नहीं था, डेमोक्रेटिक में अल्टीमेटली जहां से डिसीजन लिया जा रहा है उन लोगों को तो हमने चुना है। तो इसके चलते क्या है, आपको प्रूफ करना है कि दो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स या फिर गवर्नमेंट्स कैन बी वेरी क्विक एंड इफेक्टिव, एफिशिएंट, व्हाटएवर यू वांट टू से, लेकिन जो भी निर्णय वो लेगी, दोस डिसीजंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल। ठीक, तो उस तरह से ये कहानी को यहां पे समझाया गया है। अगला सवाल क्या है, देखिए अगला सवाल ये रहा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में अगला सवाल ये रहा कि हाउ डू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स एंश्योर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी अभी आपने पढ़ा क्या कि ट्रांसपेरेंसी क्या होगा, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट एक वो गवर्नमेंट होगी वेयर बाय द सिटीजंस
would know that how the decisions are being taken. ठीक है, there would be a transparency by which people will be in a position to know that what is going inside. ठीक है, लोगों को ये जानकारी रहेगी कि अंदर क्या चल रहा है. तो अब सवाल ये है कि हाउ डू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इंश्योर ट्रांसपेरेंसी. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट क्यों होती है, कैसे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जा सकती है, कैसे इंश्योर की जा सकती है. तो ऐसे इंश्योर की जा सकती है कि जो आम जनता है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट होती है. दे नो हाउ द डिसीजंस आर बीइंग टेकन. और वही पॉइंट्स आपको लिखना रहेंगे. समझ में आ रहा है? देखो, डिफरेंशिएट करो पिछले पॉइंट को इस पॉइंट से डिफरेंशिएट करो. क्या कि यहां पर डिसीजन लेने की बात हो रही है, तो डिसीजन लेने में वो वाला एस्पेक्ट दिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट फास्ट हो सकती है, स्लो हो सकती है. अब यहां पे क्या बात की जा रही है कि वो डिसीजन जो लिया गया है वो ट्रांसपेरेंट होगा डेमोक्रेसी में या नहीं होगा, वो बताना है आपको. तो अब जो इसमें रहता है ना कि सर ₹1 नहीं होते हैं, ऐसा ₹1 क्वेश्चन होते हैं सारे, तो ₹1 क्वेश्चन नहीं है, अलग अलग होते हैं सवाल. ठीक है, तो अब यहां पे क्या है, वो डिसीजन ले तो लिया लेकिन वो डिसीजन ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, पारदर्शिता है कि नहीं है, वो कैसे इंश्योर करोगे आप कि डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, दोज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी. हाउ? तो यहां पे आपको आंसर लिखना होगा. पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स and exercise control over them. Fine. People have the right to participate and examine in process of decision making that affects them all. ठीक है, मतलब एक एक पॉइंट में समझाते भी चलता हूं आपको, क्योंकि यहां पे समझाने की ज्यादा जरूरत लगेगी आपको. पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर देम एंड दिस इंश्योर्स द ट्रांसपेरेंसी. क्यों? क्योंकि लोगों को पता है हम जिसे चुन रहे हैं वो कौन इंसान है, वो डिसीजन कैसे लेगा, या हम, क्योंकि लोग उस इंसान को वहां तक पहुंचा रहे हैं, इंसान खुद नहीं पहुंचा है, एज इट वॉज द केस इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स. ठीक है, अगला क्या है, पीपल हैव द राइट टू पार्टिसिपेट एंड एग्जामिन इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग दैट अफेक्ट्स देम ऑल. अब क्या होता है, उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अल्टीमेटली लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते ही हैं. हम चुनते हैं कि हमारे लिए डिसीजन कौन लेगा. ठीक है, तो वो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो जाती है. डेमोक्रेसी ऑल्सो इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ नॉर्म्स एंड प्रोसीजर. तो अब क्या होता है कि निर्णय लिया जाएगा, वो पता है, वो निर्णय लेने वाले लोग कौन है ये भी पता है, और हमें ये भी पता होगा कि किस तरीके से डिसीजंस लिए जाएंगे. नॉन डेमोक्रेटिक में डिसीजन कैसे लिए जा सकते हैं, राजा को पसंद नहीं आ रहा है कुछ, तो उसने अपनी मन की इच्छा के हिसाब से ले लिया. यहां मन की इच्छा नहीं चलती है. यहां डेमोक्रेसी में क्या होगा, जो भी निर्णय लिए जाएंगे, ठीक है, दीज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन सेट ऑफ नॉर्म्स एंड प्रोसीजर. ठीक है, कुछ सेट ऑफ नॉर्म्स प्रोसीजर्स होंगे, उन पर चीजें बेस्ड होती है. समझ में आया? ये रहता है. हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. अब आपको ये पता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है. अब सवाल ये आ गया कि एक अकाउंटेबल क्यों होती है, लेजिटिमेट क्यों होती है, रिस्पॉन्सिव क्यों होती है. ठीक है, अगेन क्वेश्चन वही रहेंगे, गोल गोल रानी कितना कितना पानी टाइप से घूमते फिरते रहेंगे. लेकिन अब आप समझना अकाउंटेबल क्यों होती है, क्योंकि आप क्या देखेंगे, अकाउंटेबल इसलिए होती है बिकॉज इट इज आंसरेबल टू द पीपल. ठीक है, ये अकाउंटेबल होगी. रिस्पॉन्सिव इसलिए होती है क्योंकि इट रिस्पॉन्ड्स टू द नीड्स ऑफ द पीपल. लेजिटिमेट इसलिए होती है क्योंकि इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट. तो ये ही तीनों पॉइंट आपको 3 नंबर में पूछ लिया जाए तो 3 पॉइंट में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, बहुत आसानी से लिख सकते हो. ठीक है, तो डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट बिकॉज इट इज आंसरेबल टू द पीपल. If they do not work according to the wishes of the people, then the people have the right to change their representatives at the time of next general elections. Simple है. Democracy produces a government which is responsive to the needs and expectations of the people. It can be said that before taking any decision, the government has to keep in mind the views expressed by the पीपल. फाइन, तो ये क्या हो गया, ये आपको समझ में आ गया कि हाँ किस तरह से वो रिस्पॉन्सिव है. ठीक है, तो जो लोगों की जरूरतें होगी उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एंड दिस मेक्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट. ठीक है, अकाउंटेबल की बात हो गई, रिस्पॉन्सिव की बात हो गई, अब आते हैं लेजिटिमेट पे. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट. क्यों? बिकॉज इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड इज फॉर्म्ड अंडर द नॉर्म्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. इट मे बी स्लो और लेस एफिशिएंट बट इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट. ठीक है, स्लो हो सकती है, लेस एफिशिएंट हो सकती है, लेकिन इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट एंड दिस मेक्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दिस मेक्स द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट. समझ में आया? अगला देखो क्या है, हाउ इज पॉवर्टी अ मेजर चैलेंज टू डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन. पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी एक मेजर चैलेंज कैसे है डेमोक्रेसी को, ये समझाना है. हाउ इज पॉवर्टी अ मेजर चैलेंज टू डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन. पॉवर्टी एक मेजर चैलेंज कैसे है, समझाओ. तो अब यहां पे आप अलग एस्पेक्ट पे आ गए हो. देखो क्या है कि डेमोक्रेसी के अलग अलग आउटकम्स आपको देखना है. अब ये इकोनॉमिक आउटकम की बात करें, इकोनॉमिक आउटकम में आप ये देख रहे हैं कि क्या पॉवर्टी एक मेजर चैलेंज है. जी हाँ. क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑन
इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कह सकते हैं इक्वालिटी को इंश्योर नहीं कर पाती है वो, क्योंकि पॉवर्टी रिड्यूस नहीं कर पाती है। तो कैसे एक मेजर चैलेंज हो गया डेमोक्रेसी के सामने पॉवर्टी, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना है। तो पॉवर्टी इज अ मेजर चैलेंज टू डेमोक्रेसी एज डेमोक्रेसीज कुड नॉट प्रोड्यूस एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट, ठीक है। फिर क्या है, द इनेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव द हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, डेमोक्रेसीज आर नॉट इन अ पोजीशन टू प्रोड्यूस द एक्सपेक्टेड आउटकम्स, वो तो आपने देख लिया एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। साथ ही साथ क्या है, डेमोक्रेसी इज नॉट एबल, द इनेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव द हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज, ठीक है। वो हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, हायर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेसर द पॉवर्टी, एक सिंपल कंसेप्ट होता है, ठीक है, क्योंकि जब क्या होगा, समृद्धि आएगी अर्थव्यवस्था में तो उससे गरीबी कम होगी ही होगी, ठीक। Within democracies there is a very high degree of inequalities, ठीक है, a small number of ultra rich enjoy a highly disproportionate share of wealth and incomes, and this proves that poverty still exists in democracy, and our question is being addressed over here, क्या कि poverty is a major challenge to democracy, कैसे poverty एक major challenge होता है डेमोक्रेसी को, वो क्वेश्चन आपका एड्रेस हो गया। मैं आपको पॉइंटर्स देते चल रहा हूं, आंसर जरूर लिखा करो इस पे, ठीक है, आंसर्स जरूर लिखा करो, ठीक है। एक जैसे एक सवाल एक मुझे ध्यान आगे लाओ, आज का होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन लिखते हो ना, सवाल क्या आ गया यहाँ पे कि डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रैक्टिस, ठीक है, प्रिंसिपल, सॉरी, डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल्स, ठीक है, बट नॉट सो गुड, ठीक है, नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस, बट नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस। एक्सप्लेन करो जरा इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। ये क्वेश्चन भी आपके डेमोक्रेसी वाले, मतलब इसी चैप्टर से, ऐसे ढूंढना मत कहां से, स्टार्टिंग वाले पार्ट से। तो इससे क्या समझ में आता है कि डेमोक्रेसी के आप जैसे देखेंगे प्रिंसिपल्स बहुत हाई साउंडिंग प्रिंसिपल्स है, बट व्हेन इट कम्स टू द ग्राउंड रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। तो वो कैसे है, क्या है, वो पूछा गया है यहाँ पे, ठीक। चलिए, तो ये होमवर्क क्वेश्चन हो गया आपका, इसको मिटा देता हूं मैं होमवर्क क्वेश्चन को। क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस के साथ आप एसोसिएट कर पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये बनेगा मुझसे, ठीक है। तो पॉवर्टी वाला क्वेश्चन हो गया, अगला ये है, इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ठीक है। अभी जो इकोनॉमिक, जैसे हमने देखा पॉवर्टी वाला, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा है, एंड देयरफॉर पॉवर्टी इज अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। अब आपसे ये आ गया कि चलो इकोनॉमिक ग्रोथ हो पा रही नहीं हो पा रही वो अलग चीज है, लेकिन क्या हो रहा है, जितनी ग्रोथ हो रही है उसमें भी इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है। जो लास्ट पॉइंट मैंने उसमें बताया था आपको कि क्या है, एक स्मॉल प्रोपोर्शन जो है अल्ट्रा रिच का, वो एक क्या करता है, एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वेल्थ जो एंजॉय कर रहा है, ठीक है। तो उस कंटेक्स्ट में ही पूछा गया है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट गिविंग एन एग्जांपल। एक चीज मैं आपको यहाँ पे रामबाण बात बता रहा हूं, सुनो मेरी बात, क्या कि क्वेश्चन जब पढ़ोगे, क्वेश्चन में जब एग्जांपल मेंशन रहे ना, तो एक ये चीज ध्यान रखना कि उस क्वेश्चन का जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उस तरह से होगा कि एग्जांपल के लिए भी वेटेज वहां पे उन्होंने सिक्योर कर दिया होगा कि हाँ भैया नंबर यहां से भी आने वाले हैं आपके, ठीक है, वो चीज ध्यान रखना। तो इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है। तो अब यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे आप लिख दोगे कि हाँ एक्चुअल लाइफ में आपको क्या देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी में इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इनइक्वालिटीज कैसे एग्जिस्ट करती है, तो इनइक्वालिटीज ऐसे एग्जिस्ट करती है कि सम पीपल हैव अ ह्यूज वेल्थ whereas some people do not have sufficient amount of money to survive, ठीक है। तो इस तरह से आपने बता दिया कि इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती है। एग्जांपल क्या दे दिया आपने, एग्जांपल आप दे सकते हो कि अफ्रीका हो गया, बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज ऐसी होती है जहां पे 20% पॉपुलेशन 80% वेल्थ को गेन करके रखी हुई है, वो जो चार्ट्स वगैरह दिए उससे एग्जांपल उठा सकते हो आप, ठीक है। तो ये देखो क्या है, डेमोक्रेसी डज नॉट गारंटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इवन व्हेन कंट्रीज अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, ठीक है। विल वेल्थ बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल इज अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, ठीक है। अगर मान लो क्या हो रहा है यहां पे कि इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव भी कर लिया, सबसे पहली चीज तो क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि कुछ डेटास ये बताते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है डिक्टेटरशिप्स में ज्यादा रही है, ठीक, डिक्टेटरशिप्स में ज्यादा रही है। तो उस तरह से अब क्या है, इकोनॉमिक आउटकम पे क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन कहां से बना है पहले वो देखो और उस हिसाब से डील करते चलो, फाइन। तो यहां पे क्या हो रहा है, इवन डेमोक्रेसी अगर कंट्रीज मान लो अचीव भी कर जाती इकोनॉमिक ग्रोथ,
विल वेल्थ बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल इज अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड कि क्या अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर लिए तो क्या वेल्थ प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होगी भी नहीं होगी, ठीक है, तो इनइक्वालिटीज तो रहेगी। अगर आप इसको आप एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे तो इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज अ स्मॉल नंबर ऑफ, मतलब ये कारण है कि इनइक्वालिटीज क्यों है, अधिकतर डेमोक्रेसीज में आपको ये देखने को मिलता है कि स्ट्रॉन्ग एक स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच जो होते हैं ना, दे एंजॉय हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। क्लियर हुआ? In countries like South Africa and Brazil, the top 20% people take away more than 60% of the national income, and this is the example which proves that क्या हो रहा है, democracies do not appear to be very successful in reducing economic inequalities। समझ में आया? क्वेश्चंस सारे इजी हैं, ठीक है, और उनके आंसर्स भी इजी हैं, आंसर्स भी ऐसे आपको बहुत उसमें क्या कहते हैं कथा लिख के नहीं आना है, लेकिन होगा क्या कि आप क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा ये जोड़ी अगर सही जमा पा रहे हो तब काम आगे बढ़ेगा, ठीक है, तब काम आगे बढ़ेगा। तो उस तरह से ये सवाल भी क्लियर हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं, अगला एक और सवाल, ऑन द बेसिस ऑफ विच वैल्यूज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ विच वैल्यूज विल इट बी फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हार्मोनियस सोशल लाइफ, ठीक है, वैल्यू पूछी इन्होंने, देखो किस वैल्यू के आधार पर आप यह कह सकते हो, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, योर एक्सपेक्टेशंस दैट व्हाट आउटकम डेमोक्रेसी इज गोइंग टू प्रोड्यूस, ये है सिंपल कहानी। अब क्या है, आप किस एस्पेक्ट पे आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक हार्मोनियस सोशल लाइफ कब डेमोक्रेसी देगी, ठीक है, तो ऑन दी बेसिस ऑफ विच वैल्यू, तो यहां पे आप अगर जिसे देखेंगे कौन सी वैल्यू की, हाँ, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, कि डेमोक्रेसी में सोशल डाइवर्सिटी का अकोमोडेशन होता है, इस वैल्यू पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हार्मोनियस सोशल लाइफ would be there, ठीक है, would be there, समझ में आया? तो accommodation of social diversity is going to be the value, ठीक है, which on which it is going to be fair to expect from democracy, ठीक है, कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ वो क्या करेंगी, वो एक हार्मोनियस सोशल लाइफ को क्रिएट करेगी। तो अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी वो वैल्यू होगी जिसपे आप ये एक्सपेक्ट करोगे। फाइन, आगे अगर जिसे देखोगे डेमोक्रेसी के, मतलब आप उसको एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा कि कैसे हार्मोनियस सोशल लाइफ का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाय कंसिडरिंग दिस वैल्यू इनटू by taking this value into consideration कि accommodation of social diversity होगा, तो social diversity accommodate होगी, क्यों? क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो आप बात भी नहीं कर सकते हो कि हाँ चलो मिलकर रह लेते हैं, साथ में रह लेते हैं, वहां पे तो गोली मार दी जाएगी आपको। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होगा, डेमोक्रेसी में भी आप क्या कर सकते हो, यू कैन नेवर एंड दी डाइवर्सिटी, आप डाइवर्सिटी कभी खत्म नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप कभी भी कन्फ्लिक्ट्स को खत्म नहीं कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट डेमोक्रेसी है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये ट्राई कर सकते हो कि वहां पे क्या किया जाएगा, इन कन्फ्लिक्ट्स को सेटल डाउन करने का प्रयास होगा। एग्जांपल लिख सकते हो आप किसका, बेल्जियम का, कि बेल्जियम में जैसे आप क्या देखोगे डाइवर्सिटी वहां पे भी थी, लेकिन हम वहां पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक हार्मोनियस सोशल लाइफ आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यू आर फ्री टू एक्सपेक्ट एंड डेमोक्रेसी इज बाउंड टू fulfill your expectations about the accommodation of social diversity। समझे? अब जब अलग अलग भिन्नताएं रहती है, सोशल डाइवर्सिटीज रहती है, उन्हें जब आप अकोमोडेट करोगे तो दिखती बात है कि एक हार्मोनियस मतलब क्या, एक शांति प्रिय सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैं आपको यहाँ पे पॉइंटर्स देते चल रहा हूं, अगेन यू हैव टू राइट द आंसर्स, लिख के देखा करो, आपसे बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है, आपकी टेस्टिंग आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है, समझ में आया? अगली चीज क्या है, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फैक्ट अबाउट डेमोक्रेसी इज दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, ठीक है। सबसे डिस्टिंक्टिव फैक्ट की अगर बात की जाए डेमोक्रेसी के बारे में, एक और चीज बता देता हूं, अभी तक आपने जितने क्वेश्चन देखे, वेरी शॉर्ट में तो चलो ठीक है, डायरेक्ट एक वर्ड दिया था, शॉर्ट में जैसे हमने जितने भी क्वेश्चन देखे, तो आपने क्या एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, बताओ, जो एक पैटर्न आप सभी को ऑब्जर्व करना चाहिए था, अगर जितने लोगों ने किया वेल एंड गुड, जितने लोगों ने नहीं किया तो अपने दिमाग की बत्ती जलाओ थोड़ी सी। क्या पैटर्न चल रहा है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मैंने आपको जो होमवर्क क्वेश्चन दिया आज वो भी एक स्टेटमेंट बेस्ड है, तो बुक के चैप्टर में से कहीं एक स्टेटमेंट उठा के दे दिया जाएगा, अब आपको एक्सप्लेन करना है, तो दिस इज समथिंग और दी अदर, क्या कह सकते हैं, बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल है ये चैप्टर, ठीक है, फिलोसॉफिकल है। अब वही बोलते हैं ना कि इफ यू आर इन रोम डू एज द रोमन्स डू, अगर आपको चैप्टर फिलोसॉफिकल बन के आ रहा है आपके सामने तो आपको भी फिलोसॉफिकल बनना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो आपको आंसर भी फिर क्या उस फिलोसॉफी के वे में लिखना पड़ेगी। अब फिलोसॉफी में अपनी फिलोसॉफी मत पेल देना, वहां पे क्या करना, वहां पे आप क्वेश्चन की डिमांड समझना और उस हिसाब से फिर लिखना, ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड समझना और फिर उस हिसाब से लिखना। तो मोस्ट डिस्टिंक्टिव फैक्ट अबाउट डेमोक्रेसी इज दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर। क्यों? क्योंकि आप क्या देखते हो, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट को आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो ना, उसका एग्जामिनेशन क्यों खत्म नहीं होता है डेमोक्रेसी का, क्योंकि वंस समथिंग इज अचीव्ड इन डेमोक्रेसी, ठीक है, पीपल एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम डेमोक्रेसी, ठीक है, एक बार कुछ अचीव हो जाता है तो लोग और एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठ जाते हैं, लोग और उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं डेमोक्रेसी, तो इसके चलते उसका एग्जामिनेशन कभी खत्म नहीं होता है, समझे? तो डेमोक्रेसी इज कंटिन्यूअसली अंडर अ टेस्ट
as people get some benefits of democracy, they ask for more and want to make democracy even better. ठीक है, लोग और चाह रखते हैं और बेहतरीन बनाना चाहते हैं. ठीक है, complaining people are itself a testimony to the success of democracy. ठीक है, लोग शिकायत कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, लोग उसको टेस्ट कर रहे हैं बार बार. ये अपने आप में एक सक्सेस है. मतलब आप स्ट्रगल कर रहे हो, ये अपने आप में आपकी सक्सेस का एक क्या है, परिणाम है. अगर आप स्ट्रगल करना बंद करोगे तो आपने इंश्योर ही कर लिया कि आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं. स्ट्रगल कर रहे हो इसका मतलब ये है कि उम्मीद तो है ना कि आप कभी ना कभी सक्सेसफुल हो जाओगे. समझ रहे हो? तो ये वही वाला पॉइंट है यहाँ पे कि कंप्लेनिंग पीपल आर इटसेल्फ अ टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज पीपल आर कंप्लेनिंग, दैट मींस दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग. ठीक है, एंड दिस प्रूव्स दैट द डेमोक्रेसी इज कंटिन्यूअसली अंडर एग्जामिनेशन. ठीक है, दिस प्रूव्स दैट डेमोक्रेसी में एग्जामिनेशन उसकी जो है कभी खत्म नहीं होती है. ठीक, more expectations and complaints show that people have developed awareness and the ability to expect and to look critically at the power holders and high and mighty. ठीक है, ये समझ में आया क्या हो रहा है कि उसकी एग्जामिनेशन कैसे खत्म नहीं होती है कि जब लोग कंप्लेन कर रहे हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा सवाल उठा रहे, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना ज्यादा से ज्यादा, तो ये उस चीज का एक क्या है, प्रमाण है कि लोग अवेयर हो गए, लोग उस पोजीशन में आ गए कि अब वो जो माइटी है, जो हाई है, जो पावरफुल है, उससे क्वेश्चन उठा पा रहे हैं, उसके सामने क्वेश्चन उठा पा रहे हैं. सो दिस प्रूव्स दैट द एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी नेवर गेट्स ओवर. ठीक है, एग्जामिनेशन जो डेमोक्रेसी की कभी खत्म नहीं होती. तो यहां पे हमारी कहानी खत्म होती है किसकी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की. लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे अगर आप कूदें तो लॉन्ग आंसर टू क्वेश्चंस, अगेन क्या हो गया यहाँ पे, मैदान खेल बदल गया. खेल बदल गया, कैसे बदल गया कि आप क्वेश्चन जो आएंगे 5 नंबर के आएंगे, तो उसको 5 नंबर के अकॉर्डिंगली आपको डील करना होगा. ठीक है, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. सुनो मेरी बात, जब आपको थोड़ा सा फिलोसॉफिकल ज्यादा होते दिखे क्वेश्चन, चीजें समझ ना आए कि डेमोक्रेसी के बारे में कुछ पूछा जा रहा है, बड़े हाई साउंडिंग आइडियल्स वगैरह, तो इस क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा सा ध्यान रखना. ये आंसर मतलब ये देखो, ये क्या बता रहा हूं मैं आपको, हैक बता रहा हूं. हैक हमेशा नहीं लगाना होता. हैक कब लगाना होता है, जब आपको और कुछ सूझ ना रहा हो, जब आपको चैप्टर पढ़ के जाओगे, सारी चीजें, हर कंसेप्ट को अच्छे से समझ के जाओगे, तब तो कहानी अलग ही है. लेकिन जब कुछ ना सूझ रहा हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो ये हैक आपके मदद में आएगा. डेमोक्रेटिक सिस्टम इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कैसे? तो इसका सीधा सा आर्गुमेंट क्या है कि डेमोक्रेसी इंडिविजुअल डिग्निटी को इंश्योर करता है. इट अलाउज अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स. ठीक है, डेमोक्रेसी में बहुत सारे वही जो बढ़िया बढ़िया सी बातें हैं कि क्या है, इक्वालिटी अमंग सिटीजन प्रमोट होती है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एनहांस हो जाती है. डेमोक्रेसी क्या करता है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन जो है, डिसीजन मेकिंग वो इंप्रूव कर देता है. डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स. ठीक है, डेमोक्रेसी क्या करता है, आपको एक मेथड प्रोवाइड करता है जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हो. ठीक है, डेमोक्रेसी अलाउज टू करेक्ट मिस्टेक्स. तो ये जो सारे पॉइंट्स आपने पढ़े, ठीक है, ये 4-5 पॉइंट जो आपने पढ़े, तो ये 4-5 पॉइंट्स क्या हो गए कि जब आपको आंसर की कमी होने महसूस होने लगे ना, हैक है ये. देखो ये मतलब ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है किसी चीज का कि हर जगह ये लिख के आ जाओगे. ठीक है, लेकिन जब आप फंसने लगो क्वेश्चन में आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से, तो ये मेरी निंजा टेक्निक है, चीट कोड है क्या, कि इन पॉइंटर्स का इस्तेमाल कर सकते हो आप रेयरली. ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखना आप कि डेमोक्रेटिक सिस्टम दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्यों बेहतर है. डेमोक्रेसी की बड़ाई करने की बारी आ गई, डेमोक्रेसी के बारे में कुछ लिखने को आ गया, तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजंस. ठीक है, इट इंश्योर्स डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, quality of decision making is also improved in democracy. ठीक है, it provides methods to resolve conflict and it allows us to correct mistakes. Democracy allows us to correct mistakes. ठीक है, these are the points which will prove you right. These are the points which will prove you right. Fine. अगला सवाल देखो क्या है. अगला सवाल ये रहा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स अलोंग विथ डेमोक्रेसी. नेम देम. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है किसी भी देश का, डेमोक्रेसी अकाउंटेबल, लेजिटिमेट वगैरह प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, वो सारा सब कुछ डिस्कस कर लिया. चैप्टर रिवीजन भी हो रहा है, मैं सारे पैटर्न्स भी आपको बताते चल रहा हूं. तो क्वेश्चन यहां पे क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स अलोंग विद डेमोक्रेसी. जैसे आप क्या देखोगे, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो बात होती है, तो डेमोक्रेसी लैग बिहाइंड एट टाइम्स, डेमोक्रेसी लैग बिहाइंड एट टाइम्स द डिफरेंस इज नेग्लिजिबल आल्सो. ठीक है, तो यहां पे बात ये हो रही है कि सिर्फ डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है उस पर इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंडेंट नहीं होती है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है. वो कौन से फैक्टर्स है, नेम देम. तो कौन से फैक्टर्स है, तो पॉपुलेशन साइज एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है. ठीक है, रिसोर्सेज, गवर्नमेंट की पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या अडॉप्ट करिए, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है. ठीक है, तो वो ध्यान रखना है. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट when we compare it with non-democratic regime. तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, और तो रिलेशनशिप भी आपको बताना होगा कि डेमोक्रेसी
और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच का क्या रिलेशनशिप है कि डेमोक्रेसी में आप क्या देखेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन तो इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी को छोड़ दे, नहीं, ठीक है, कंपेयर करके दिखाओ नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम से और उसके अकॉर्डिंग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन 2 पार्ट्स में है, 2-2.5 पार्ट में है क्वेश्चन। जैसे आप देखोगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, नाम पूछे हैं तो 5 पॉइंट थोड़ी ना, उसके 3-4 पॉइंट है, तो उस हिसाब से जितने पॉइंट्स है वो लिख दो। फिर सेकंड पार्ट पे आओगे तो कम से कम 2 मार्क का वेटेज लेके चल रहा है, 3+2 की स्कीम लगा दो यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हेन वी कंपेयर इट विद नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम? तो आप क्या देखते हैं कि डिफरेंसेस जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या नॉन डेमोक्रेटिक हो, तो नॉन डेमोक्रेटिक में इनफैक्ट क्या है, ग्रोथ रेट ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन जो डेवलपमेंट की बात होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, वो नेग्लिजिबल है। और हम डेमोक्रेसी को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकते कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि वो दूसरे एस्पेक्ट्स पे तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बेहतर है ना, समझे? तो वही चीज यहां पे बताई गई है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, जैसे कंट्रीज पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशन, cooperation from other countries, economic priorities adopted by the countries. So these are the factors which are going to influence the these are the factors which are going to influence the economic development, ठीक है? These are the factors which are going to influence the economic development. समझ में आ गया? ये वो फैक्टर्स हो गए। बाकी अगर आप बात की जाए अदर देन कह सकते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये जो फैक्टर है ये इन्फ्लुएंस करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को। अब अगर बात की जाए उसका रिलेशनशिप डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में, तो वो यहां बताया गया है कि द डिफरेंस in the rate of economic development in democracies and dictatorship is negligible. In practice, democracy cannot give us the guarantee of economic development, but we can expect democracies not to lag behind dictatorship in this respect, ठीक है? In this respect, समझ में आया? So this is the story, this is the story for this question. Simple question, बस थोड़ा सा क्या है, ब्रॉड क्वेश्चन था, ये अलग अलग एस्पेक्ट्स को टच करते हुए चल रहा था, ठीक? डेमोक्रेसी में डिफरेंसेस, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डिफरेंसेस नेग्लिजिबल होंगे, लेकिन और आप सिर्फ इस पैरामीटर पे उसे छोड़ नहीं सकते हो आप, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसीज लीड्स टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजंस। डेमोक्रेसीज लीड्स टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजंस। हाउ कैन यू प्रूव दिस? ठीक है, तो सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ कैसे होती है? तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि डेमोक्रेसी अकोमोडेट्स वेरियस सोशल डिफरेंसेस। फाइन, डेमोक्रेसी रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशन बिकमिंग एक्सप्लोसिव एंड क्या हो गया, वायलेंट। एबिलिटी टू हैंडल डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप इज प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी डेवलप्स प्रोसीजर्स टू कंडक्ट हेल्दी कंपटीशन अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी। डेमोक्रेसी ऑलवेज अकोमोडेट्स माइनॉरिटी व्यूज। यहां पे एग्जांपल पूछा है तो आप लिखेंगे कि जैसे आप क्या देखेंगे, श्रीलंका में उन्होंने डेमोक्रेसी को, आप बोलोगे श्रीलंका में तो डेमोक्रेसी थी सर, ठीक है, लेकिन क्या होता है वहां पे उन्होंने डेमोक्रेटिक तरीके से डील नहीं किया ना। दे डिड नॉट अडॉप्टेड, या फिर कह सकते हैं दे डिड नॉट टुक द वे ऑफ अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरह से डाइवर्सिटी को खत्म करने का कोशिश किया, ना कि अकोमोडेट करने का। वहीं पे आप एग्जांपल में बेल्जियम का एग्जांपल जरूर लिखना। एग्जांपल पूछा ना, क्योंकि क्वेश्चन में तो एग्जांपल के साथ जाना। यहां बेल्जियम का एग्जांपल लिखना, क्या कि बेल्जियम में आप जिस देखेंगे तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे बेल्जियम की डेमोक्रेसी ने जिस डेमोक्रेटिक तरीके से डील किया, ठीक है, उससे क्या होता है, आपको क्या देखने को मिलता है कि डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर लिया। ठीक है, एक पीसफुल, एक हार्मोनियस लाइफ आपको देखने को मिली। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर बन जाएगा, एक बनेगा। ठीक, अगला सवाल, why is democracy not considered simply the rule of majority? Explain. डेमोक्रेसी को आप सिंपली दी रूल ऑफ मेजोरिटी कंसीडर नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वही बताया गया है कि श्रीलंका में भी क्या था, श्रीलंका में भी डेमोक्रेसी थी, लेकिन वहां पे क्या है, उन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म को प्रैक्टिस किया। ध्यान आ रहा है? उस मेजोरिटेरियनिज्म के प्रैक्टिस के चलते क्या होता है कि उन्होंने अपनी डाइवर्सिटी, जो डिफरेंसेस थे उनको और बढ़ा दिया, डाइवर्सिटी को क्या कर दिया, अकोमोडेट नहीं कर पाया और कंफ्लिक्ट हो जाते हैं। तो सवाल क्या है यहां, सवाल समझो यहां पे, व्हाई इज डेमोक्रेसी नॉट कंसीडर्ड सिंपली अ रूल ऑफ मेजोरिटी? डेमोक्रेसी रूल ऑफ मेजोरिटी, डेमोक्रेसी को आप सिंपली या रूल ऑफ मेजोरिटी तक की तरह क्यों कंसीडर नहीं कर सकते हो? क्योंकि वहां पे दिक्कतें हैं। आप मेजोरिटी को अगर मेजोरिटी कंसीडर करके चलोगे कि हाँ जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वही सब कुछ करे, मेजोरिटी रीजन ही सब कुछ करे, ठीक है, तो वो क्या कर लेगा, वो माइनॉरिटी को एक तरह से एलिनिएट फील करवा देगा। ठीक है, और वही पॉइंट बताया गया है कि इन डेमोक्रेटिक सेटअप the majority always need to work with minority so that government represents the general law। और अगर आप मेजोरिटी को ही मान के सब कुछ चलोगे, रूल ऑफ मेजोरिटी लेके चलोगे, तो वो जनरल लॉ नहीं लगेगा, वो डोमिनेशन लगेगा। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया आपका, इंट्रोडक्टरी टाइप हो गया। मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट इन डेमोक्रेसी। ठीक है, आज आप मेजोरिटी में हो कैसे, आपके व्यूज के थ्रू। आज आपने कांग्रेस को सपोर्ट किया, आप माइनॉरिटी में हो, कल आप क्या करोगे, मतलब कांग्रेस कल को चुनाव में जीत के आती है तो आप क्या हो जाओगे, मेजोरिटी में हो जाओगे। तो मेजोरिटी माइनॉरिटी व्यूज जो होते हैं डेमोक्रेसी में परमानेंट नहीं होते हैं।
अगली चीज क्या है, द रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स एक्सेट्रा। ठीक है, अगर आप रूल ऑफ मेजोरिटी लेके चलोगे तो रूल ऑफ मेजोरिटी क्या होना चाहिए, व्यूज के बेसिस पे होना चाहिए। वो जो बताया ना नीचे पॉइंट्स, वो आपको यहां पे लिखना है। देखो अल्टीमेटली क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना, एक और निंजा टेक्निक बता रहा हूं। इस चैप्टर में आपको क्या देखना होगा, इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो फिर ये आइडेंटिफाई कर लेना बस कि पूछा कहां से गया है। और जब आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा तो आपको पता लग जाएगा कि वहां कौन कौन से पॉइंट्स थे, किस किस तरह के आइडियाज हैं जिन्हें मैं क्या कर सकता हूं, स्प्रिंकल कर सकता हूं अपने इस आंसर में। ठीक है, तो वही वाला पार्ट है क्या कि रूल ऑफ मेजोरिटी क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप अगर मेजोरिटी को किस पे कंसीडर करोगे, रिलीजन, रेस, लिंग्विस्टिक ग्रुप, इन सारी चीजों पे मेजोरिटी को कंसीडर करके चलोगे ना, उसके चलते दिक्कतें होना है। फाइन, डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली व्हेन एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री हैज अ चांस ऑफ बीइंग इन मेजोरिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो डेमोक्रेसी तब तक ही रहती जब तक मेजोरिटी जो है, तो हर इंसान के पास में बराबर चांस हो मेजोरिटी में आने का। इफ समवन इज बैड फ्रॉम बीइंग इन मेजोरिटी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, मतलब आप किसी को क्योंकि वो जन्म से किसी एक धर्म में पैदा हुआ है, क्योंकि वो जन्म से किसी एक भाषा बोलने वाले ग्रुप में पैदा हुआ है, इस कारण से वो कभी मेजोरिटी में नहीं आ पाएगा। ठीक है, मतलब मेजोरिटी ऑफ व्यू कंसीडर नहीं कर रहे हो आप, मेजोरिटी ऑफ रिलीजन, मेजोरिटी ऑफ कास्ट, रिलीजन ऑफ जेंडर अगर आप कंसीडर करके चल रहे हो तो देन द डेमोक्रेटिक रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर दैट पर्सन और ग्रुप। ठीक है, और वहां पे आप क्या है, रूल ऑफ मेजोरिटी की बात करोगे तो विच इज नॉट कंसीडर्ड अंडर डेमोक्रेसी। समझ में आया? तो व्हाई डेमोक्रेसी इज नॉट कंसीडर्ड सिंपली द रूल ऑफ मेजोरिटी, क्योंकि अगर रूल ऑफ मेजोरिटी होगा तो वो दूसरे एस्पेक्ट्स को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं एक और सवाल क्या है कि डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर, डेमोक्रेसी स्टैंड्स much superior to any other form of government in promoting dignity and freedom of the individual, justify the statement। तो अब क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं आप कि डेमोक्रेसी में लैग, ठीक है, in economic growth, in reduction of economic inequalities or providing an accountable, responsible, legitimate government। डेमोक्रेसी इन सारे एस्पेक्ट्स पे क्या हो सकता है, लैग कर सकती है, बट ठीक है, ऑन दिस एस्पेक्ट डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। एंड विच इज दिस एस्पेक्ट, ये एस्पेक्ट कौन सा है, प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जिसे देखेंगे कि दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, लेकिन डेमोक्रेसी में, क्योंकि डेमोक्रेसी तो यू कैन एक्सपेक्ट एंड डेमोक्रेसी इज बाउंड टू गिव यू द रिजल्ट। वही चीज यहां बताई गई है क्या कि डिस्क्रिमिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप इज वेरी कॉमन इन बोथ डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक। डिस्क्रिमिनेशन और कॉन्फ्लिक्ट होना आसान है, कॉमन है, ठीक है। हाउएवर इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज सच कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड रिजॉल्व्ड एट लीस्ट इन प्रिंसिपल। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी में इन प्रिंसिपल्स को क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, रिजॉल्व करने का पूरा पूरा प्रयास किया जाता है। तो इसके चलते हम क्या कहेंगे कि हाँ, डेमोक्रेसी में प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स स्टैंड्स मच सुपीरियर। समझ में आया? द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन, द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन में क्या बताया गया है, जैसे एक एग्जांपल दिया गया है कि केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन जो है ना, तो सिंस पास्ट जैसे आप देखोगे सोसाइटी पेट्रियार्कल सोसाइटी रही, वो वाला पॉइंट लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो वुमेन को स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन क्या है, वुमेन ने डिग्निटी और फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया तो डेमोक्रेसी में कर सकती थी, दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो आवाज भी नहीं उठा सकती थी, लेकिन डेमोक्रेसी है तो क्योंकि डेमोक्रेसी इन प्रिंसिपल्स को रिकॉग्नाइज करती तो दे हैव द options, they have the scope to struggle for that. Fine. So the case of dignity of women after long struggle by women in democracy throughout the world has recognized equal treatment and respect to women. Fine. Thus in democracy it becomes easier for women to struggle against what is now unacceptable legally and morally. ठीक है, तो डेमोक्रेसी में डिग्निटी, किसी की डिग्निटी खत्म करना, किसी की फ्रीडम खत्म करना अनएक्सेप्टेबल है, तो कम से कम आप आवाज तो उठा सकते हो यहाँ पे, और कहीं तो आप आवाज भी नहीं उठा सकते हो। सिमिलरली इंडिया के केस में जैसे अगर आप देखोगे तो आप ये इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हो विद एग्जांपल्स। ठीक है, इंडिया के केस में देखोगे तो क्या है, डेमोक्रेसी इन इंडिया स्ट्रेंथन द क्लेम ऑफ द डिसएडवांटेज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी विच इज नॉट पॉसिबल इन एनी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, किसी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन आप क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हो तो आप कम से कम क्या है कि इस तरह के क्लेम्स जो है कि डिसएडवांटेज सेक्शन की डिग्निटी इंश्योर की जाए, फ्रीडम इंश्योर की जाए, उसे उस चीज के लिए आवाज तो उठा सकते हो ना कम से कम। वो पॉइंट यहां पे बताया गया है। परहैप्स इट इज द रिकॉग्निशन इन द डेमोक्रेसी दैट मेक्स ऑर्डिनरी सिटीजंस वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट्स। ठीक है, ये जो रिकॉग्निशन है डेमोक्रेसी में, ठीक है, वही डेमोक्रेसी को क्या करता है, मच सुपीरियर बनाता है किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। समझ में? दिस इज द पॉइंट। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 5 नंबर में आंसर आना चाहिए, 5 नंबर में आंसर आना चाहिए। अगला क्या है, देखो, व्हाट आउटकम्स कैन वन रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसीज। ये क्वेश्चन जो है, ये कह सकते हैं छप्पर फाड़ क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अच्छे से समझो, व्हाट आउटकम्स कैन वन रीजनेबली एक्सपेक्ट ऑफ डेमोक्रेसीज, डेमोक्रेसीज से या फिर फ्रॉम डेमोक्रेसीज जो है, तो आप डेमोक्रेसी से क्या
कह सकते हैं क्या आउटकम्स रीजनेबली एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या क्या आउटकम्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बताओ। तो जो अभी तक हमने पढ़ा कि हम पॉलिटिकल आउटकम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो आप इसमें आप लिख सकते हैं कि वी कैन एक्सपेक्ट द आउटकम दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस अ अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट गवर्नमेंट वेयर बाय पीपल हैव द राइट टू चूज देयर लीडर्स और ब्ला ब्ला ब्ला, उस तरह से, ठीक है। तो वो जो पूरे पूरे बड़े बड़े टॉपिक है। अनदर थिंग विच वी कैन एक्सपेक्ट, ठीक है, अनदर आउटकम विच वी एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी शुड रिड्यूस दी, कह सकते हैं डेमोक्रेसी शुड रिड्यूस दिस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर करे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर करे, ठीक है। एक और आउटकम जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या करे, अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी इंश्योर करे। एक और आउटकम जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेमोक्रेसी से वो क्या है कि डेमोक्रेसी इंडिविजुअल डिग्निटी पे फोकस करे, इंडिविजुअल डिग्निटी को इंश्योर करे, ठीक है, फ्रीडम को इंश्योर करे। तो ये सारे जो ब्रॉड टॉपिक्स थे वो सारे ब्रॉड टॉपिक्स आपको यहां पे लिखना होगा कि दीज आर दी आउटकम्स व्हिच वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम, ठीक है, व्हिच वन कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी। समझ में आया? तो ये सारे पार्ट हो जाएंगे। अकाउंटेबल रिस्पॉन्स, मतलब जो बड़े बड़े टॉपिक है ना, ये पूरा चैप्टर जो है, इस क्वेश्चन में पूरा चैप्टर समाया हुआ है। इस चैप्टर में पूरा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मतलब इस क्वेश्चन में पूरा चैप्टर पूछा गया आपसे। समझ में आया? सो दिस वाज द अमेजिंग स्टोरी अबाउट द चैप्टर डेमोक्रेसी, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप यू एंजॉयड इट, आपको सारी चीज समझ में आई है। बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट दिस चैप्टर और नॉट। ये चैप्टर, ये एग्जाम पैक देखने के बाद में आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो नहीं कर रहे हो? क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक स्नैप रिकैप दे दिया, चैप्टर समझा दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, किस तरह से आएंगे वो बता दिया, होमवर्क क्वेश्चन दे दिया, बहुत कुछ दिया है करना, ठीक है। आपको मेहनत तो करना पड़ेगी अल्टीमेटली, देखो, ठीक है। स्पून फीडिंग कहां तक हो सकती है, ये यहां तक हो सकती है, समझना खुद पड़ेगा। समझा भी दिया, चलो वो भी छोड़ो, हटाओ, टेंशन ही खत्म हो गया। लेकिन अल्टीमेटली पढ़ना, याद करना, ठीक है, लिखना खुद पड़ेगा ना आपको, तो वो आप आपके एंड पे करते रहना। अब यहां पे थोड़ा सा फेयरवेल टाइप की बात कर लेते हैं अपन। डाउट सॉल्विंग मैंने आपके, मतलब अब ये चैप्टर जो है इसका डाउट सॉल्व आज हम कर लेंगे 8:30 बजे, तो इसका डाउट सॉल्व भी हो गया आपके जो भी थे। अब मुझे नहीं पता कितने स्टूडेंट्स जो हैं स्टार्टिंग से कनेक्टेड है, स्टार्टिंग से कनेक्टेड इन द सेंस कि बहुत सारे बच्चों को तो अभी पता नहीं चल रहा है, आप शेयर नहीं करते हो ना, ठीक है। तो प्लीज डू शेयर, ताकि जो ढूंढ रहे कि कहाँ है सर, तो लेट दोज स्टूडेंट्स गेट टू नो कि हाँ सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तो मैंने आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए एज इट इज, जैसा आप आज तक पढ़ते आए हो मुझसे, ठीक है। तो कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल गया आपको, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए एग्जाम पैक के पर्सपेक्टिव से। फिर उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये होगा कि हम डाउट सॉल्व करते चल रहे हैं पैरेलल। मैप वैप सारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब क्या बच रहा है? कुछ नहीं बच रहा है। अब आपको आपके एंड पे मेहनत करना है बस, ठीक है। अब आपको आपके एंड पे जी तोड़ मेहनत करना है, वो मेहनत करते रहना, उसमें किसी प्रकार की कमी मत आने देना, ठीक है। उस मेहनत में किसी प्रकार की कमी मत आने देना। हमारी कहानी यहां पर होती है समाप्त। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट, आपको सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है, ठीक है। हाउ वाज द सीरीज, एग्जाम पैक सारे पढ़ने पे कैसा लगा, ठीक है। अपना फीडबैक जो है, वैल्यूएबल फीडबैक जो है, तो आई गो थ्रू दी कमेंट सेक्शन, तो वो जरूर बताइएगा। आगे की कहानी आगे समझेंगे और भी बेहतरीन कुछ कर सकते हैं। आपका एक मेजर पार्ट जो है आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से सब कुछ कवर हो गया, तो अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। पढ़ते रहिएगा, बार बार रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन इज अल्टीमेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है। रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है यहाँ पे, जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। फाइन, और आंसर लिखते रहना, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में लिख के आना है। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं इसके साथ में। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग टुगेदर, वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।